नमस्कार विद्यार्थियों। प्रबंध कला और विज्ञान हमारा ये आज का टॉपिक है। इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था प्रबंध का महत्व और प्रबंध की प्रकृति का फर्स्ट पॉइंट किया था। प्रबंध एक विधा है। आज प्रबंध की प्रकृति का अगला पॉइंट कर रहे हैं, प्रबंध कला और विज्ञान। कुछ लोग प्रबंध को एक विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग प्रबंध को कला कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। वास्तव में प्रबंध क्या है, इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में देने का प्रयास किया जाएगा। प्रबंध वास्तव में क्या है, तो हम सबसे पहले करते हैं प्रबंध विज्ञान और कला। प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में ये पता लगाने के लिए कि प्रबंध वास्तव में क्या है, हमें प्रबंध के गुणों को देखना पड़ेगा। क्या प्रबंध में विज्ञान के सभी गुण विशेषताएं पाई जाती है? अगर पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक विज्ञान है। विज्ञान किसी भी ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। विज्ञान के सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित होते हैं और सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। ये विज्ञान की विशेषता होती है। प्रबंध के जो सिद्धांत है, क्या वो विज्ञान के समान है? क्योंकि विज्ञान किसे कहा गया है? विज्ञान वास्तव में एक ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसके अंदर ये देखा जाता है किस कारण से क्या रिजल्ट सामने आते हैं, यानी कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रयोगों के आधार पे कुछ सिद्धांत प्राप्त किए जाते हैं। उन सिद्धांतों का बार बार परीक्षण किया जाता है। जब एक ही सिद्धांत का परीक्षण करने पर रिजल्ट एक ही समान से आते हैं तो वे सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू कर दिए जाते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो विज्ञान का सिद्धांत है और सभी जगह लागू होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विज्ञान की तुलना अगर प्रबंध से की जाए और प्रबंध में विज्ञान के गुण पाए जाए तो प्रबंध क्या है, विज्ञान है। तो विज्ञान में क्या क्या विशेषता पाई जाती है, हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। विज्ञान की यह विशेषता है कि वह सर्वप्रथम वातावरणीय परिस्थितियों का अध्ययन करता है, फिर उनसे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांतों और नियमों को प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो विज्ञान के अंदर क्या होता है कि हम वातावरण का पूरा अध्ययन करते हैं, परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, फिर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और फिर सिद्धांत और नियमों को प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञान के सिद्धांत जो है वो प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं, अतः ये सत्य होते हैं और तथ्यों पर आधारित होते हैं। कोई भी व्यक्ति विज्ञान के सिद्धांत अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। ठीक है ना। विज्ञान के सिद्धांत हमेशा किसी न किसी फैक्ट पे डिपेंड करते हैं, उन पर आधारित होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, विज्ञान के सिद्धांत कारण व परिणामों में संबंधों को बताते हैं। किस कारण से कोई चीज़ हो रही है, तार्किक रूप से ये चीज़ समझाई जाती है विज्ञान के सिद्धांतों में। इन सिद्धांतों का प्रयोग किसी समस्या के समाधान में किया जाता है। ये विज्ञान के जो सिद्धांत है किसी भी समस्या और उसके समूह के निवारण के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। ये हुई विज्ञान की विशेषताएं। अब चेक करते हैं क्या प्रबंध में ये विशेषताएं पाई जाती है। तो उपरोक्त विशेषताओं के संदर्भ में अगर प्रबंध को देखा जाए तो प्रबंध में विज्ञान के जैसी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे प्रबंध के सिद्धांतों को प्रयोगों के आधार पर ही प्रतिपादित किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध के सिद्धांतों को मानवीय संसाधनों पर लागू किया। जब उनके लागू किया गया तो देखा गया बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रबंध अपने उद्देश्य को प्राप्त करने जा रहा है, तो उन सिद्धांतों को सर्वमान्यता मिल गई। तो प्रबंध के सिद्धांतों को भी प्रयोगों के आधार पर ही प्रतिपादित किया गया है। ऐसे ही किसी विद्वान के मन में कोई चीज़ आ गई और फिर उसे प्रतिपादित किया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद आगे इसके अंदर ये सिद्धांत कारण तथा परिणामों के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है ना। किस कारण से क्या होगा, यानी प्रबंध का मान लीजिए एक सिद्धांत है, आप अपने वस्तु हमेशा व्यवस्थित स्थान पर रखें ताकि कार्य व्यवस्थित रहेगा।
इस सिद्धांत के अंदर चेक किया गया, अगर व्यवस्थित स्थान पे वस्तु नहीं रखी जाए तो क्या होगा। तो पता चला कि कार्य प्रारंभ करने के समय ये दिक्कत होती है कि वो वस्तु कहाँ गई है, उसको ढूंढने में समय व्यस्त हो जाता है, समय वेस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि कारण अगर ये है कि वस्तु ठिकाने नहीं है, अपने निश्चित स्थान पे नहीं है, तो परिणाम ये आता है कि हमारा कार्य लेट चालू होता है। तो इस तरह एक सिद्धांत बना दिया गया, व्यवस्था का सिद्धांत, जो बताता है कि किसी वस्तु को व्यवस्थित स्थान पे रखा जाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु की कोई ना कोई स्थान होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए। ठीक है, इस तरह प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम के मध्य संबंधों को बताते हैं। इन सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न प्रबंध के समस्याओं के समाधान हेतु होता है। जिस तरह विज्ञान के सिद्धांत विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसी तरह प्रबंध के सिद्धांत भी प्रबंध की समस्याओं के समाधान हेतु अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रबंध की वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके आधुनिक बनाया जा सकता है। ठीक है ना, वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज करोगे तो प्रबंध क्या होगा, मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत F.W. टेलर ने दिए थे। जब हम वो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्रबंध के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे प्रबंध क्या हो जाएगा, आधुनिक। किंतु केवल वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के कारण प्रबंध को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, प्रबंध को शुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता। लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों में कुछ स्थितियों में बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के संपूर्ण सिद्धांत पूर्ण रूप से एज इट इज विज्ञान में लागू होते हैं, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत हर परिस्थिति में संपूर्ण रूप से लागू हो ये निश्चित नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह समान और विशुद्ध नहीं होते हैं, और उनका उपयोग सार्वभौमिक भी नहीं होता है। इनमें परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह प्रबंधकों को मानक तकनीक प्रदान करते हैं। विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। परिस्थिति बदलती है, प्रबंध के सिद्धांतों को भी उस परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करना पड़ता है। अलग अलग स्थानों की संस्कृति अलग है, राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, इसलिए प्रबंध के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों लागू करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रबंध के सिद्धांत एक मानक यानी स्टैंडर्ड प्रदान कर देते हैं कि ये मुख्य रूप से सिद्धांत है, अगर परिस्थिति बदल गई है तो इसी सिद्धांत को थोड़ा सा परिवर्तित करके आप लागू कर दीजिए। यानी मोटे रूप में प्रबंध के सिद्धांत सभी जगह लागू होते हैं, बस परिस्थितियों के अनुसार उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रबंध विशुद्ध रूप से तो विज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें विज्ञान के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करके निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्रबंध के सिद्धांतों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार प्रबंध को अयथार्थ विज्ञान, अवास्तविक विज्ञान कहा जा सकता है। एग्जैक्टली साइंस नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसमें साइंस की विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए इसे अयथार्थ विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। आइए अब आगे हम समझते हैं प्रबंध कला के रूप में। कला क्या होती है, किसी काम को करने का एक विशेष तरीका कला कहलाता है। अगर आप वैसे ही किसी शीट पे लाइनें खींच दें तो आप चित्रकार नहीं कहलाएंगे, लेकिन आप उस लाइनों को विशेष प्रकार से खींचेंगे तो आप एक कलाकार कहलाएंगे। जिसे इसी प्रकार हम देख सकते हैं, आप वैसे ही अपने हाव भावों को प्रस्तुत करें, हाथों को हिलाएं, पाँव को हिलाएं, तो उसे नृत्य नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक कलाकार विशिष्ट तरीके से इन्हीं हाथों और पाँव को किसी धुन पर हिलाए तो उसे नर्तक कहा जाएगा। तो इस तरह वो क्या होगा, एक आर्टिस्ट होगा, कलाकार होगा। कला का मतलब है किसी कार्य को करने का एक विशेष तरीका,
और उसके माध्यम से रिजल्ट प्राप्त करना, यानी कि चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला क्या होती है? कला वास्तव में व्यवहार और अभ्यास पर आधारित होती है, यानी तर्क और सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती है। ठीक है। वर्तमान ज्ञान का दक्षतापूर्ण उपयोग कला कहलाता है। आपको जो नॉलेज है आप उसका प्रयोग दक्षता से करें तो कहलाएगा कि आपने कोई कला का प्रयोग किया है। ठीक है। नॉलेज प्राप्त कर लिया ढोलक बजाने का, और आपने उस ज्ञान को, वो वर्तमान ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग आपने किसी विशेष सभा में किया तो आपको एक कलाकार के रूप में मान्यता मिलेगी। ठीक है। क्यों, कब मिलेगी? जब आपने उसका प्रयोग, उस ज्ञान का प्रयोग दक्षतापूर्वक किया हो। ठीक है। कला को अनुभव, अध्ययन और अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और उसे निखारा जा सकता है। जितना आप अभ्यास करेंगे आपकी कला उतनी अच्छी निखर जाएगी। कला का प्रयोग कुशलतापूर्वक करके उचित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला की निम्नलिखित विशेषताएं। कला की क्या क्या विशेषताएं? मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रबंध एक कला है तो ऐसी स्थिति में पहले आपको ये जानना पड़ेगा क्या प्रबंध में कला के सारे गुण हैं। तो हम पहले जानेंगे कला में आखिर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं। तो कला के अंदर, कला व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान तथा उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। कला के माध्यम से इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, निरंतर अभ्यास के माध्यम से किसी कार्य को करने की कला को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। अर्थात कला निरंतर अभ्यास पर निर्भर है। रेगुलर आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रबंध में कला की समस्त विशेषताएं पाई जाती है जो इस प्रकार है। प्रबंध में कला की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है हम उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें तो ये सिद्ध करना है कि वास्तव में प्रबंध भी क्या है, एक कला है। तो कला की विशेषताओं को चेक कर लीजिए, क्या वो प्रबंध पे लागू हो रही है। नंबर 1, प्रबंध अन्य कला जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि की भांति व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। कला वास्तव में व्यक्तिगत गुणों से संबंधित होती है। व्यक्तिगत चातुर्य। ठीक है। 2 कलाकार होते हैं, दोनों ही डांस करना जानते हैं, लेकिन दोनों में ही भिन्नता होगी। दोनों ही डांसर कहलाएंगे लेकिन भिन्नता होगी। 10 डांसर आएंगे, 10 बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन सभी के डांस में भिन्नता होगी। तो कुल मिला के कला क्या है? डांस करना एक कला है। और वो किस पे डिपेंड कर रही है? व्यक्तिगत चातुर्य पे। एक ही गाने के अनेक अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, अलग अलग डांसर अलग अलग तरह से उन पे भाव भंगिमा दर्शा सकता है। तो कुल मिला के कला क्या होती है? वो व्यक्तिगत चातुर्य पे निर्भर करती है। ठीक है। अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में निरंतर अभ्यास से दक्षता प्राप्त की जा सकती है। जिस तरह अन्य कलाओं में दक्षता आप प्रैक्टिस करके प्राप्त करेंगे, वैसे ही प्रबंध में भी ऐसा संभव है। आप जैसे जैसे प्रबंध करेंगे अपनी योग्यता प्रबंध में बढ़ाते चले जाएंगे। नंबर 3, कला अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में सृजनात्मकता प्राप्त की जा सकती है। सृजनात्मक यानी कुछ नया करना। सृजनात्मकता मतलब है किसी पुराने को कुछ नए में बदल देना। ठीक है ना। तो प्रबंध में भी कुछ आप नया करके, पुराने ज्ञान में कुछ नया डेवलपमेंट करके उसमें सृजनात्मकता प्राप्त कर सकते हो, जिसका उपयोग समस्याओं के समाधान में हो सकता है। इस तरह हम क्या कह सकते हैं? प्रबंध निर्विवाद रूप से कला है। ठीक है। सृजनात्मकता का उपयोग कब किया जाता है? जब आपके सामने कोई समस्या आती है। जब कोई समस्या आती है तो कुछ आप नया करने का प्रयास करते हैं, इसे ही सृजनात्मकता कहते हैं। और इसी सृजनात्मकता के गुण के माध्यम से आप क्या करते हो? समस्याओं का समाधान करते हो। इस तरह कला में भी हर समय कुछ न कुछ नया होता है। आप
टेलीविज़न पे भी देख सकते हैं, कई टैलेंट को बताने वाले प्रोग्राम्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं एक टैलेंट एक प्रोग्राम में सफल व्यक्ति उसकी अगली कड़ी में उससे भी बेहतर कुछ करके दिखाता है। वह क्या है? सृजनात्मकता है। तो कला में सृजनात्मकता पाई जाती है, प्रबंध में भी ऐसा ही गुण पाया जाता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? प्रबंध एक कला है। क्या प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है? इस कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों है। तो आप चेक कर लीजिए, क्या प्रबंध में विज्ञान और कला दोनों के गुण पाए जाते हैं? अगर हाँ, तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। यदि प्रबंध की तुलना कला और विज्ञान दोनों से की जाए तो पता चलता है कि इसमें दोनों के गुण विद्यमान हैं। हमने विज्ञान के गुण देख लिए, वो प्रबंध में पाए जा रहे हैं। कला के गुण देख लिए, वो भी प्रबंध में पाए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। दोनों के मिश्रित रूप से ही प्रबंध की समस्याओं का समाधान हो सकता है। प्रबंध करने के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन और जानकारी होना, ये विज्ञान का ही रूप है। आप प्रबंध करना चाहते हो तो बहुत सारे आपको सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। हम किसी चपरासी को नहीं कह सकते किसी क्लास में जाके पढ़ाने का, और किसी अध्यापक को नहीं कह सकते कि वो अकाउंट्स का काम करे, या किसी अकाउंटेंट को नहीं कह सकते कि आप जाओ विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल का कार्य करो। यानी प्रबंध के अंदर एक फिक्स सिद्धांत बन गया, जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है उसे वही कार्य दिया जाए तो आपको आपके लक्ष्य प्राप्त होंगे। तो प्रबंध की समस्याओं को अगर समाधान करना है तो उसके सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, और सिद्धांतों का पालन का मतलब ही है कि वह विज्ञान की भांति सिद्धांत बनाता है और निश्चित रूप से वो उन्हें लागू भी करता है। विज्ञान प्रबंध की समस्याओं में क्या व क्यों का उत्तर देता है। अलग अलग प्रकार की समस्या आती है, समस्या क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसका समाधान क्या होगा, इसका उत्तर विज्ञान देता है। और कला क्या करती है? कला उन समस्याओं को गहराई से समझ करके उन्हें दूर करने संबंधी जानकारी प्रदान करती है। कला ये बताती है कि आपने समस्या को समझ लिया है विज्ञान के कारण से, अब इसका जो समाधान है वो भी आपने विज्ञान के माध्यम से निश्चित सिद्धांत बना के तय कर लिए। कला कहती है इसे अब लागू करो। तो लागू करने के विभिन्न तरीके हैं, बेस्ट तरीका जो है आप उससे इस समस्या पर उस सिद्धांत को लागू करो। तो लागू करने संबंधी जो विशेषता है वो कला से आई है। ठीक है, तो समस्या को दूर कैसे किया जाए, उन्हें इसकी जानकारी कला प्रदान करती है। विज्ञान के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करके दक्षता प्राप्त की जाती है, तो कला के अंतर्गत अनुभव और अभ्यास के द्वारा दक्षता को हासिल किया जाता है। ठीक है ना। विज्ञान में दक्षता कैसे हासिल होती है? जानकारी प्राप्त करके, नॉलेज प्राप्त करके आप दक्ष होते हो। और कला दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या कहती है कि आप अभ्यास करो तो कलाकार बन जाओगे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के अभाव में दूसरा महत्वहीन हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आएगा प्रबंध पेशे के रूप में।